पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ सरपंचों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जींद में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया है कि जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव में देवेंद्र बबली को टिकट देने का काम करेगी उसका विरोध किया जाएगा। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे में उन्हें कहीं से भी चुनाव जीतने नहीं दिया जाएगा। तो बबली से नाराज है सरपंच और इसको लेकर सरपंच एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव में देवेंद्र बबली को टिकट देने का काम करेगी उस पार्टी का विरोध जो है सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, उसके सदस्यों की तरफ से किया जाएगा। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिसने 6,500 पंचायतों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और पंचायतों का अपमान करने का काम किया और पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को रोकने का काम किया, ऐसे भ्रष्ट आदमी को और जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं, जो अधिकारियों की भी बेइज्जती करने का काम करता है और पंचायतों का भी अपमान करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट देने का काम करेंगी या चुनाव लड़वाएंगी, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन उस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार की हरियाणा के अंदर कोई भी मदद नहीं करेंगी। उस पार्टी के साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि इस आदमी से पूरे हरियाणा की पंचायतों की भावनाएं आहत हुई है। चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी इसके खिलाफ हमारे सभी साथी चुनाव में कैंपेनिंग करेंगे, जबरदस्त कैंपेनिंग करेंगे। हम इसको किसी भी चुनाव में नहीं जीतने दिया जाएगा। तो वहीं टोहाना में सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यालय पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद करती नजर आईं। बबली के कार्यालय पर कुमारी शैलजा करीब 20 मिनट तक रुकी। अब बबली से शैलजा की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके कांग्रेस में जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। सीधे अमित तिवारी का रुख करते हैं। अमित, मुश्किल में है क्या बबली? और जिस तरह से सरपंच एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका विरोध हुआ है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये खबर भी देखने को मिली जब कुमारी शैलजा ने उनसे मुलाकात की है, तो इन दोनों ही वाक्यों को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए? देखिए, सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो बैठक हुई है सरपंच एसोसिएशन की जींद में, तो निश्चित रूप से एक बड़ा फतवा उनकी ओर से जारी किया गया है, बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है। वो निश्चित रूप से हरियाणा में आज तक किसी नेता के साथ, किसी भी मंत्री के साथ इस प्रकार का जो है वो ऐलान जो है कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, और यह पहली बार संभवतः ऐसा देखने को मिला है कि जो इस प्रकार का उनका बहिष्कार करने का ऐलान किसी सरपंच एसोसिएशन या किसी बड़ी एसोसिएशन की ओर से किया गया है। देखिए, सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, जाती हैं, आती हैं, और नेता भी विधायक चुनाव जीतते हैं और हारते हैं, मंत्री भी बनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का विरोध जो है वो पूरे हरियाणा में अगर फैलता है तो निश्चित रूप से देवेंद्र बबली के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, या यूं कहिए कि वो मुश्किलें शुरू हो गई हैं। और दरअसल बवाल और विवाद से देवेंद्र बबली का पुराना नाता रहा है। वो जब वे विधायक चुने गए थे तब से उनके साथ इस प्रकार के विवाद भी जुड़ने लगे थे, और जब पंचायत मंत्री के रूप में उन्होंने हरियाणा में अपनी कमान संभाली थी, मंत्रालय संभाला था, तब से कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो सीधे रूप में सरपंचों ने अपने खिलाफ माने थे, और उन्होंने इसे हरियाणा की चुनी हुई पंचायतों के साथ उसे विरोध माना था। तो अब आज जो बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए हैं, एक तो फैसला यह सरकार पर छोड़ा है कि 7 जुलाई तक वे पंचायतों को लेकर क्या कुछ उनकी जो शर्तें हैं वो रखेंगे, और सरकार उस पर क्या रुख दिखाती है देखने वाली बात है। क्या सरकार जो है वो देवेंद्र बबली
ने जो पहले से उनके पंचायत मंत्री रहते हुए जो नियम कायदे खड़े किए थे, चाहे वो ई टेंडरिंग का मसला था या क्या और दूसरे मसले थे, क्या उन पर वो कायम रहती है या उनसे अलग हटकर कुछ नया कोई रास्ता, बीच का रास्ता निकालती है? हाँ, एक देवेंद्र बबली से यह तो बात मान के चलिए सृष्टि की एक बड़ी चूक तो यह हुई कि न केवल उन्होंने ई टेंडरिंग लागू की, लेकिन उसका जो एक बीच का रास्ता जिसे सरपंच भी समझते, सरपंचों को भी समझाया जाता या उन्हें भी विश्वास में लिया जाता, तो निश्चित रूप से कुछ बीच का रास्ता अच्छा निकल सकता था। और ई टेंडरिंग कोई गलत नहीं थी, लेकिन उसे लागू करने का तरीका और पंचायत मंत्री की ओर से जिस प्रकार का बवाल इस मामले को लेकर खड़ा किया गया उस समय के देवेंद्र बबली की ओर से, वो काफी जो है उससे नाराजगी सरपंचों में रही। और पूरे हरियाणा में देखिए सरपंच एसोसिएशन ने आंदोलन चलाया और अभी भी जो वक्ता जींद में बोल रहे थे वे कह रहे थे कि 6,500 पंचायतों का अपमान, उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो देवेंद्र बबली ने किया। अब देवेंद्र बबली देखिए, पहले वे जेजेपी में थे, जेजेपी पूरी तरह से बिखर चुकी है, उसका एक तरह से राजनीतिक तौर पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पतन हुआ है। और दूसरा कि अब देवेंद्र बबली भी अपनी कोई दूसरी डगर देख रहे हैं जिस पर चलकर वे आगे राजनीति। ठीक है, अमित, कुमारी शैलजा से जो मुलाकात हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे, आप उसमें भी विस्तार से बताइएगा। लेकिन इस बीच खेड़ला से सरपंच, ठीक है अमित, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि खेड़ला से सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफीक हथौड़ी जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और आज जिस तरह से सरपंच एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम बातें कही गई हैं देवेंद्र बबली को लेकर, सबसे पहले आप उस पर पूरी जानकारी दीजिए, उस पर आपका क्या रिएक्शन है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा श्रुति चौधरी जी। और दूसरा क्या है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी मेरे भाई एक बात रख रहे थे, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी। दूसरा, निश्चित तौर पर जो आज दिन के अंदर जो हमारे सरपंच साथियों ने जो प्रोग्राम किया, वो एक हरियाणा के दर्द को लेकर के, हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल के दर्द को लेकर के प्रोग्राम किया। हरियाणा प्रदेश का जो दर्द है ग्रामीण अंचल का, जो आज पंचायत राज का विकास रुका हुआ है, ग्रामीण अंचल की गली नालियों का विकास रुका हुआ है, उसको लेकर के बिल्कुल मुखर होकर के हरियाणा प्रदेश के सरपंच एकजुट हैं और एक साथ हैं। समय समय पर जब कोई मामला किसी तरीके का पॉलिटिकल आया, देवेंद्र बबली उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर जेजेपी से विधायक होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होते हुए पंचायत राज के मिनिस्टर थे, पूरे हरियाणा प्रदेश के 6,500 सरपंचों के सेनापति थे। बहुत उनके सामने सारी बातें विस्तार से रखी हरियाणा प्रदेश के सरपंचों ने कि आप इस प्रदेश के सेनापति हो पंचायत राज के, आप इस सेना को साथ लेके चलो। जो ग्रामीण अंचल का विकास रुका हुआ है वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। बाकी उन्होंने एक किसी की ना सुन करके अपनी शब्दावली से वो अल्फाज निकाले, अपनी शब्दावली से उस भाषा का प्रयोग किया कि उन्होंने मतलब बार बार सरपंचों के स्वाभिमान को ललकारने की बात की, उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की बात की, और स्वाभिमान के साथ साथ ग्रामीण अंचल की वो जिम्मेदारान जिनके सर के ऊपर एक जिम्मेदारी की पगड़ी होती है, उसे उछालने की बात की, उसे ठोकर मारने की बात की। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के सरपंच इस पंचायत राज के सिस्टम को लेकर के और हरियाणा पंचायत का जो विकास रुका हुआ है ग्रामीण अंचल का, उसको लेकर के एकजुट है। और निश्चित तौर पर जो उन्होंने एक कॉल दिया है कि 7 जुलाई तक अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन की ओर जाने का काम करेंगे। मैं सम्मान करता हूं। आंदोलन आप करेंगे, क्या क्या उसको लेकर आपकी तैयारी होगी? और इस आंदोलन के पीछे की अगर मांग समझी जाए, पुख्ता जो मांग है आपकी, वो क्या रहने वाली है? हालांकि आप विरोध कर रहे हैं देवेंद्र बबली का, जो पार्टी उनको टिकट देंगी उसका भी आप विरोध करेंगे, ये भी आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आगे मांग क्या रहने वाली है? हरियाणा प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार ने दिए हुए अधिकार हैं पंचायत, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे हम गोवा की बात करें, चाहे साउथ में किसी स्टेट की बात करें, वहां के पास, वहां की पंचायतों के पास, वहां के प्रधानों के पास, वहां की पंचायतों के प्रमुखों के पास, वहां के सरपंचों के पास में स्वतंत्र अधिकार हैं। 73वें संशोधन की 11वीं सूची के अंदर दिए हुए 29 अधिकार जो पंचायत राज के लिए अंदर इलेक्टेड बॉडी के लिए दे रखे हैं, सरपंचों के लिए दे रखे हैं, वो अधिकार हमें पूर्ण धरातल पर लागू चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड तो वो होगी। आज जब पंचायत के विकास की हम बात करते हैं, जब एजुकेशन की बात करते हैं, जो एजुकेशन के अंदर हरियाणा प्रदेश का ग्रामीण अंचल पिछड़ा हुआ है, आज हम चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा के अंदर ग्रामीण अंचल पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहां सरपंच का कोई इंटरफेयर नहीं है। ना एजुकेशन के अंदर सरपंच का कोई इंटरफेयर है, ना चिकित्सा के अंदर इंटरफेयर है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जब ग्रामीण अंचल की हम बात करते हैं, मूलभूत सुविधाओं से त्राही गांवों के अंदर हुई पड़ी है, चाहे पानी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें,
बहुत दूर की बात नहीं करता, मैं बहुत छोटी सी बात करता हूं शॉर्ट में, आप सारी बातें इसमें समझ जाएंगे कि हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के पास वो पावर नहीं है कि गांव के स्वीपर के पास गांव की सफाई व्यवस्थित तरीके से करा सकें, क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं है कि स्वीपर के लिए वो ऐसा कोई नोटिस जारी कर सके या ये बात कह सके कि आप ये व्यवस्थित तरीके से सफाई गांव के अंदर क्यों नहीं कर रहे। जो आपकी और हमारी और पंच हरियाणा के किसानों की कमाई से उनकी जो सैलरी जा रही है, उन गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा है। गांव के सरपंचों को जब चुनाव लड़ा था तो गांव के लोगों ने उनको लड़ाकर और सजाकर ये चुनकर भेजा था कि आप जाओ, आप गांव से लेकर चंडीगढ़ तक हमारी लड़ाई लड़ने का काम करें और गांव के अंदर नए नए आयाम स्थापित करने की बात करें। चाहे वो गांव के अंदर चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं सारियों को साथ लेके चल करके गांव को एक हरा भरा गांव, एक जो सपना था, जो हमारे बड़ों का सपना था कि हमारा गांव एक हरा भरा गांव बने, एक हमारा गांव सुंदर गांव बने। जब गांव के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज जो व्यवस्थाएं चल रही है, आज ये पावर सरपंचों के पास नहीं है कि वो गांव के अंदर कुछ भी करने में सक्षम हो। ये पोजीशन है कि वो सियासत की बातें पहले जेजेपी से तो रफीक जी यहाँ पर ये समझा जाए कि यहाँ दो बातें हैं, एक तो देवेंद्र बबली से नाराजगी तो है ही, दूसरा अपनी मांगों को भी सरपंच एसोसिएशन जो है वो मनवाना चाहता है। निश्चित तौर पर देवेंद्र बबली से सरपंच की कोई नाराजगी नहीं है, उनकी शब्दावली से नाराजगी है, उनके धोखे से नाराजगी है। जो हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के साथ उन्होंने धोखा किया उससे नाराजगी है, उससे कोई नाराजगी, व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं। देवेंद्र बबली इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 1000 होंगे। जब उसके पास पंचायत राज का लोगों ने जनादेश देकर उसे भेजा। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, आपके पास। अमित, मैं आपसे समझना, सर आप बने रहिए, उनकी बातों से तकलीफ है जो पंचायत राज के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। रफीक जी आप बने रहिए सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अमित आपसे समझना चाहूंगी। देखिए दो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है, देवेंद्र बबली से नाराजगी तो है ही, दूसरा आपने रफीक जी को भी सुना, वो किस तरह से कुछ मांगे उनकी रख रहे हैं, अधिकार कम है, पावर नहीं है सरपंचों के पास, तो इसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि आगे आंदोलन भी कर सकते हैं। अमित, आप कुमारी शैलजा को लेकर बात रख रहे थे, उस बात को कंटिन्यू कीजिए। साथ ही सवाल इसमें मेरा ये भी होगा, क्योंकि अब जिस तरह से सरपंच एसोसिएशन की नाराजगी खुलकर देवेंद्र बबली के सामने आ रही है, कुमारी शैलजा मिलती है, तो अगर कांग्रेस के साथ जाने का देवेंद्र बबली फैसला लेते हैं तो इससे क्या कांग्रेस पर किसी तरह का हार्म या किसी तरह का नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है क्या? देखिए सृष्टि, जो साथी हमारे साथ रफीक जी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके शब्दों में वो पीड़ा थी। दरअसल पंचायती राज जो है उसके सुदृढ़ीकरण करने की, उसके सुधारीकरण करने पर हमेशा जोर दिया जाता है, उसे मजबूत इकाई माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई वो सरपंच है और सरपंच के माध्यम से ही सारी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है और गांव से निकलकर लोकतंत्र देखिए देश की संसद तक पहुंचता है, तो उसे कोई छोटा सरपंच का कोई पद छोटा नहीं होता। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी सरपंच पर रहती है। और देवेंद्र बबली की बात है तो उन्होंने पंचायत मंत्री रहते हुए केवल उस बात को समझने की कोशिश अगर वे करते तो निश्चित रूप से उतनी नाराजगी नहीं होती। अब भले ही, अब देखिए आज रफीक जी कह रहे हैं कि उनके उस पद पर रहते हुए जब उन्होंने कुछ अपने शब्दों के जरिए उन पर जो घाव किए उसको लेकर उनकी पीड़ा है, लेकिन साथ साथ देखिए उस समय जो ई टेंडरिंग का मसला आया था उसको लेकर विरोध है। और जो अब सरकार में देखिए, अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटें 2019 में जीती थी, उसके बाद अब की बार उन्होंने 5 सीटें जीती है। उन्हें नुकसान तो देखिए कई ऐसे मुद्दों पर उठाना पड़ा जिसको लेकर धीरे धीरे वे समीक्षा कर रहे हैं और बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जो प्रॉपर्टी आईडी का मसला था उसको भी उन्हें सुधारीकरण की ओर लिया है। तो निश्चित रूप से जब सरपंच मांग रखेंगे तो ई टेंडरिंग के विषय में और दूसरे जो सरपंचों के जो मसले हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने यह पूछी कि एक बात जो आज जींद में भी उठाई गई है कि जिस पार्टी में देवेंद्र बबली जाएंगे उसका विरोध किया जाएगा और सभी पार्टियों से आग्रह किया जाएगा कि देवेंद्र बबली को टिकट न दे। देखिए ये एक अलग मसला है कि किस प्रकार से वो व्यक्तिगत तौर पर विरोध में आगे बढ़ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चाहे वे शैलजा कुमारी से मिल रहे हैं, आज कांग्रेस की टिकट लेने की कोशिश में देवेंद्र बबली निश्चित रूप से है और अपना भविष्य वे कांग्रेस में देख रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी जो है खुला समर्थन जो कुमारी शैलजा का किया और अभी वे उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए टोहाना में मिलते हैं।
तो निश्चित रूप से अगली कड़ी वो देख रहे होंगे। लेकिन जो ये विरोध चलेगा, जो पूरे हरियाणा के सरपंचों का विरोध झेलना पड़ेगा उन्हें, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसानदायक निश्चित रूप से साबित होने वाला है। और भले ही देखिए, जब सरकार से भी यही बात है कि सरकार के सामने सरपंच अपनी बात रखे, तो निश्चित रूप से उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को लेकर समीक्षा जरूर होनी चाहिए, ताकि गांव का विकास जो है वो पहले की तरह गतिमान रहे। और कहीं ना कहीं जो पिछड़ रहे हैं गांव केवल सरपंचों की कुछ मांगों को लेकर, तो उसे दूर करने का काम किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक विचार होना चाहिए। जी बिल्कुल रफीक जी, आपकी मांगों पर सकारात्मक विचार होना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे भी, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि देवेंद्र बबली को अगर किसी ने टिकट भी दिया तो आप उस पार्टी का भी विरोध करेंगे, क्योंकि देवेंद्र बबली को आप कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से नाखुश हैं। अभी जो कुमारी शैलजा से मुलाकात हुई है, उनकी 20 मिनट तक ये मुलाकात चली, काफी पॉजिटिव ये मुलाकात मानी जा रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर बिल्कुल जो कुमारी शैलजा की उनसे मुलाकात हुई है, मैं कहता हूं कि मैं तो उसकी सबसे पहले मजम्मत करता हूं, इस बात की खंडन करता हूं कि उनको सिरसा के अंदर सरपंच साथियों ने इस मुकाम तक पहुंचाकर भेजा, उनको जनादेश दिया है। वहां के 97% 97% पंचायतों ने जिताकर भेजने का काम किया है, न कि देवेंद्र बबली ने कोई काम किया है। अगर देवेंद्र बबली से मुलाकात करके उनको अपने साथ जोड़ करके टिकट की कहीं बात करती है, तो निश्चित तौर पर उनका कड़ा विरोध होगा और कुमारी शैलजा को फतेहाबाद के अंदर इसका हरजाना, सिरसा जिले के अंदर इसका हरजाना उसको भुगतना पड़ेगा। उसका अंजाम ब्याज से ही चुकता होने का काम होगा, ये तय है। क्योंकि ग्राम में अभी मेरे साथी कह रहे थे, पंचायतों को ताकत देने की जब बात आती है, तय पंचायतों को अगर ताकत नहीं दी जाएगी तो निश्चित तौर पर कभी भी विकसित भारत का सपना किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि विकसित भारत जब होगा, जब गांव विकसित होंगे तब ये भारत विकसित होगा। आज गांव की व्यवस्था इस प्रकार से है, शासक कहते हैं ना कि शासक की बात अगर आप अमित जी की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं, उनको कुछ बातों को आप सही भी मान रहे हैं, तो एक बात उनकी तरफ से ये भी कही गई थी, जैसे कि ई टेंडरिंग का ही मुद्दा ले लीजिए, इसी तरह के कुछ और फैसले थे जो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि वो फैसले गलत नहीं थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि सरपंच उसको समझने में कहीं कमी रह गई हो, या सही ढंग से उन फैसलों को ना समझा गया हो। आप मैं अमित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं गलत नहीं थे। ई टेंडरिंग का जो मसला है, ई टेंडरिंग की एक थोड़ा सा एक गैप था कि हमने कहा था कि 20 लाख की पंचायतों को डायरेक्ट स्वतंत्र पावर दी जाए, 20 लाख से ऊपर के जो है उसको ई टेंडरिंग की जाए। बाकी उसके साथ साथ में एक गांव का सरपंच होता है, 24 घंटा उस सरपंच के पास वर्क होता है, इतना बड़ा गांव कार्य क्षेत्र होता है, उसके अंदर एक अकेला सरपंच है, उसके पास कोई ना पीए होता है, ना कोई असिस्टेंट होता है, ना कोई सिस्टम से, अकेला सरपंच पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ 24 घंटा वर्क करने का काम करता है। अगर इस तरीके से सरपंच के पास में वो पूरी टीम हो, कंप्लीटली टीम हो, तो बहुत अच्छा कदम था। हम विरोध नहीं करते ई टेंडरिंग का, हम ई टेंडरिंग का विरोध करते नहीं करते हम ई टेंडरिंग का विरोध। बाकी उसके साथ साथ में 20 लाख तक की पावर कंप्लीटली हो। एक गली बननी है और तत्काल प्रभाव से गली बननी है। अभी बरसात का समय आ रहा है सामने, एक रास्ता खराब हो गया, एक तालाब टूट गया, एक बांध टूट गया, और तत्काल प्रभाव से क्या उस गांव को पानी से डूब देना चाहिए? ये सरपंच के पास स्वतंत्र पावर होनी चाहिए कि आपातकालीन परिस्थिति के अंदर उस गांव के विकास को करा सके और उस कार्य को करा करके गांव को व्यवस्थित तरीके से बसाने का काम किया जा सके। आज जब हम बात करते हैं इस तरीके से, हमारे 73वें संशोधन की 11वीं सूची के अंदर जो दिए गए अधिकार हैं हमारे अंदर, चाहे महाराष्ट्र की बात करो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करो, चाहे केरल की बात करो, चाहे आप, इनके अंदर वो पूरे अधिकार हैं सरपंचों के पास में। जो सरपंच वहां मजबूती के साथ अपने प्रदेशों के, आज हम जब बात करते हैं केरला की, नेचुरल खूबसूरती है वहां के गांवों के अंदर, हम कई बार आप और हम सब बैठ के बात करते हैं कि नेचुरल खूबसूरती है केरला के अंदर, नहीं, वहां नेचुरल खूबसूरती नहीं, वहां की पंचायतों के पास वो ताकतें हैं कि जो उन्होंने अपने गांव के अंदर नेचुरल खूबसूरती को डेवलप करके रखा हुआ है। इस वजह से हरियाणा के अंदर नहीं है। एक सरपंच अगर चाहे तो पंचायत प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा सकता। प्रशासन के पास में इतने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने काम पेंडिंग पड़े हुए कि आज सरकारी जमीन के ऊपर कब्जाधारियों ने कब्जा कर बैठे हैं। आज जब बात आती है स्कूल के अंदर, एजुकेशन की जब बात आती है, क्या हमारे स्कूल के अंदर 1.25 लाख सैलरी लेने वाला टीचर, 1.25 लाख तनख्वाह लेने वाला टीचर, क्या हमारे बच्चों को नीट की तैयारी नहीं करा सकता? हमारे बच्चों को आईआईटी की तैयारी नहीं करा सकता? अमित, आपने सारी मांगों को सुना, आप इन मांगों को किस तरह से देख रहे हैं कि ये सभी मांगे जायज हैं और ऐसा करना क्या पॉसिबल है?
देखिए सृष्टि, ये तो सरपंच साथी रफीक जी खुद ही बता रहे थे कि किस प्रकार से जो ई टेंडरिंग को लेकर उनका विरोध नहीं है, लेकिन उसकी कोई अमाउंट जो है वो निश्चित की जानी चाहिए, चाहे वो 20 लाख रखी जाए या कितना सरकार जो रखे जिससे विकास कार्य प्रभावित ना हो। तत्काल भी कई बार फैसले लेने होते हैं, उनको ऐसी उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से करेगी बात। लेकिन एक बात सृष्टि यह है कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए बड़े से बड़े विवादों का हल हो सकता है, लेकिन संभवतः ऐसा लगता है कि हरियाणा में जब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली थे उस समय सरपंचों से कोई संवाद के जरिए विवाद का समाधान नहीं निकाला गया, इसीलिए आज तक भी देखिए सरपंच एसोसिएशन उनसे नाराज है और आज कड़ा फैसला उन्होंने यहां जींद में किया है। अब देखने वाली बात है कि जींद का फरमान जो जारी हुआ है वो तमाम हरियाणा की पंचायतें मानेंगी या नहीं मानेंगी और उनके एसोसिएशन सदस्य मांगेंगे, इस मांगों के साथ चलेंगे या नहीं। लेकिन सरकार हरियाणा की जो निश्चित रूप से जो सरपंच अपनी मांगे रख रहे हैं तो संवाद के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और ताकि जो विवाद है वो भड़के नहीं और जो कहीं भी किसी बात को लेकर वे पीड़ित हैं तो उनकी भी समस्याओं का समाधान हो जाए, ताकि हरियाणा के विकास का पहिया जो ग्रामीण क्षेत्रों में घूमना चाहिए वो भी तेज गति से घूमे। जी सृष्टि। ठीक है रफीक जी, मैं आपसे एक आखिरी यहाँ पर कमेंट लेना चाहूंगी और ये सवाल भी रहेगा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ध्यान दिया गया है क्या? बिल्कुल, सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं। अनेकों बार ये वादा किए गए, अनेकों बार कि अभी आचार संहिता लग रही है, इसके बाद में हम बिल्कुल इन अधिकारों को देने का काम करेंगे। अनेकों बार हमें प्रलोभन दिया गया, अनेकों बार हमें ये वादे रखे गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। बातें हैं सिर्फ बात। सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जो गैप है पंचायत के सरपंचों के साथ में और मुख्यमंत्री के साथ और पंचायत मिनिस्टर के साथ या कैबिनेट के कोई भी मिनिस्टर के साथ जो गैप है वो बहुत गैप है, जो कितना गैप नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो भी हमारे ग्रामीण अंचल से निकल करके उन लोगों को जनादेश देकर भेजा है, विधायक बनाकर भेजा, उसके बाद वो कैबिनेट के मंत्री बने, उसके बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इतना गैप है कि बहुत ज्यादा गैप है। एक सरपंच अगर किसी कैबिनेट मंत्री से मिलने की बात करेगा तो सबसे पहले उसके पास में जाना ही उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री की तो आप बात छोड़ो, मुख्यमंत्री के साथ में तो बहुत बड़ा चैलेंज है जब वो आता है। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश इस देश की न्यायपालिका के अंदर ये चैलेंज सारे अभी सामने आए हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पर ये पिछले ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स के अंदर ये चैलेंज ज्यादा सामने आए हैं। पहले सरपंचों के पास वो पावर हुआ करती थी कि सरपंच भली भांति अपने गांव के अंदर विकास कराने में सक्षम हुआ करते थे। बाकी पहले भी मांगे थी, ये मांगे आज से नहीं, पिछले 40 साल से मांगे चलती आ रही है कि शिक्षा के अंदर, शिक्षा संस्था के अंदर सरपंचों को पूरी पावर दी जाए, चिकित्सा के अंदर पूरी पावर दी जाए, अपने गांव का सब सेंटर कैसा चल रहा है, हेल्थ सेंटर कैसा नहीं चल रहा है, हमारे गांव का स्कूल कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, हमारे गांव के अंदर पानी की व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है। ये पावरें पिछले 40 साल से सरपंच मांग कर रहे हैं कि सारी पावरें दी जाए, पर किसी सरकार ने नहीं सुना। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने सुना नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं सुना, किसी भी सरकार ने नहीं सुना। बाकी अब प्रदेश के अंदर 95% युवा बनकर आए हैं। मैडम सबसे बड़ी बात, 95% युवा बनकर आए हैं, सक्षम बनकर आए हैं, पढ़े लिखे बनकर आए हैं। वो जानते हैं अपने अधिकारों को लेना, वो जानते हैं अपनी बात को रखना, वो जानते हैं अपने गांव का विकास कराना। आपने देवेंद्र बबली के जिन बयानों का जिक्र किया, एक बार वो भी हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। हालांकि ये पुराने बयान हैं, लेकिन उनको सुनना भी बहुत जरूरी है। लड़ाई तो यही है ना कि पैसा दिया जाए और उसका हिसाब ना मांगा जाए। सरकार कहती है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उसका हिसाब मांग रही है, सरकार उसका हिसाब जनता को देना चाहती है। देवेंद्र बबली देना चाहता है, सारे हमारे मंत्री देना चाहते हैं, कुछ एक बहुत से विधायक भी देना चाहते हैं, तो हम हिसाब ही तो देना चाह रहे हैं। हिसाब ही का तरोड़ा है। सरपंच नहीं मानने तो पंचों को पावर देंगे। बिल्कुल प्रावधान है, कानून में राइट्स है, मेजोरिटी पंच आ जाएंगे और उसके अंदर वो काम करवा सकते हैं। यहाँ इस गाँव की भी शायद मेरे पास शिकायत आई है, भाई यहाँ मेरे ख्याल से सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गाँव का विकास होगा तो विनाश होगा गाँव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गाँव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गाँव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे लेकर हमारा परिवार। तो देखिए कुछ बयान भी हैं इस तरह के जिसको लेकर रह रहकर नाराजगी भी सरपंचों की सामने आती रही है। देवेंद्र बबली की भी आपने उन बयानों को सुना। फिलहाल क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, मैं आप दोनों का धन्यवाद करूंगी। अमित बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, रफीक जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से आज खबर सामने आई है और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है क्या वाकई देवेंद्र बबली अब मुश्किल में है, उनकी मुश्किलें जो है खड़ी हो गई हैं क्या? अब आगे देखने वाली बात होगी। सरपंच एसोसिएशन ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर मांगे उठा
रही है, सरकार उस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।